एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गांव में भीषण गर्मी का कहर था। चारों तरफ सूखा पड़ा था और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। पानी की कमी के कारण उनकी फसल को भी सही समय पर पानी नहीं मिल पा रहा था, जिससे उनकी फसल धीरे धीरे सूखकर खराब होती जा रही थी और उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुनिए जी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? हमारी फसल तो पूरी तरह सूखने लगी है। कुछ करना पड़ेगा। क्या करें गायत्री, आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिर रहा। अब हमारे बस में भी क्या है। एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा। क्यों ना आप श्याम के खेत वाले कुएं से थोड़ा पानी ले आए, उसी से अपने खेत में डाल देंगे तो शायद फसल बच जाए। अरे ये क्या कह रही हो तुम? श्याम हमें पानी क्यों देगा? वो तो पहले ही अपने पानी को लेकर बड़ा सख्त है। आप एक बार जाकर बात तो कीजिए, शायद मान जाए। आखिर गांव के ही तो हैं हम सब। मुसीबत में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नहीं गायत्री, मुझे नहीं लगता वो मानेगा। बेकार में अपमान ही होगा। आप कोशिश तो कीजिए। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारी फसल कैसे बचेगी? देखिए ना, हर दिन हालत और खराब हो रही है। मेरे लिए नहीं, अपनी मेहनत के लिए सोचिए। पूरे साल की कमाई इसी फसल पर टिकी है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं जाकर बात कर लेता हूं। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो फिर कुछ और सोचेंगे। हाँ, बस आप एक बार कोशिश कर लीजिए। भगवान सब ठीक करेगा। ठीक है, मैं अभी श्याम के खेत की तरफ जाता हूं, देखता हूं क्या हो सकता है। रामलाल श्याम के पास जाता है। श्याम भैया नमस्ते, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। इस बार सूखे ने हालात बहुत खराब कर दिए हैं। मेरी फसल पूरी तरह सूखने की कगार पर है। अगर आप अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे देते तो शायद मेरी फसल बच जाती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामलाल नमस्ते, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरा पानी भी बहुत सीमित है। अगर मैं सबको देने लगूंगा तो मेरा खुद का खेत सूख जाएगा। भैया हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं रामलाल, मैंने एक बार कह दिया ना, मैं पानी नहीं दे सकता, चाहे तुम जितनी भी विनती कर लो। भैया मैं बस थोड़ा सा ही पानी मांग रहा हूँ, जितने में मेरी फसल बच जाए। आप चाहें तो बाद में मैं आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। भैया दया कीजिए, मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरे घर का गुजारा भी इसी फसल पर टिका है। हर किसी को अपनी अपनी परेशानी खुद ही संभालनी पड़ती है। तुम भी कोई और उपाय सोचो, मुझसे पानी की उम्मीद मत रखो। रामलाल लौटकर अपने खेत में आ जाता है और अपनी पत्नी को पूरी घटना विस्तार से बताता है। गायत्री, मैं श्याम के पास गया था, उससे बहुत विनती की, हाथ जोड़कर भी कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कह रहा था कि उसका पानी भी सीमित है और वो किसी को नहीं दे सकता। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारी फसल तो अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वो आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन अब हमें हार नहीं माननी चाहिए। सुनिए, क्यों ना हम अपना खुद का कुआं खुदवा लें। इससे हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और हमेशा के लिए पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। कुआं खुदवाना इतना आसान नहीं है गायत्री, इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं जानती हूँ कि खर्च ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। आप गांव के मुखिया के पास जाइए, उनसे कर्ज मांग लीजिए। जब फसल अच्छी होगी तो धीरे धीरे चुका देंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कल ही मुखिया जी से बात करता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा।
रामलाल मुखिया के पास जाता है। प्रणाम मुखिया जी। अरे रामलाल, आओ आओ। कैसे आना हुआ? आज यहाँ किस काम से आए हो? जी, मैं आपसे एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। दरअसल मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। कैसी मदद रामलाल? साफ साफ बताओ, क्या परेशानी है? मुखिया जी, इस बार सूखे की वजह से मेरी फसल पूरी तरह खराब होने की कगार पर है। बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से पानी का इंतजाम नहीं हो पाया। मैंने श्याम से भी मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आया हूं, ताकि अपने खेत में कुआं खुदवा सकूं और अपनी फसल बचा सकूं। मैं वादा करता हूं, जैसे ही फसल ठीक होगी मैं आपका सारा कर्ज धीरे धीरे चुका दूंगा। ठीक है रामलाल, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। तुम मेहनती आदमी हो और सच बोल रहे हो। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ध्यान रखना, समय पर कर्ज चुकाना होगा। जी मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और समय पर आपका सारा पैसा चुका दूंगा। रामलाल मुखिया से कर्ज लेकर घर लौट आता है। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य होता है, अपने खेत में पानी की व्यवस्था करना। अगले ही दिन सुबह सुबह वह मजदूरों को बुलाकर अपने खेत में कुआं खुदवाने का काम शुरू करवा देता है। दिन रात मेहनत चलती रहती है। खुदाई के दौरान कई मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन रामलाल हिम्मत नहीं हारता। लगभग 3 से 4 दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार कुआं पूरी तरह तैयार हो जाता है। उस दिन शाम तक कुआं खुदकर तैयार खड़ा था, मानो रामलाल की मेहनत का फल सामने हो। अपने खेत में बना हुआ कुआं देखकर रामलाल और गायत्री की आंखों में खुशी झलक उठती है। दोनों को अब उम्मीद बंध जाती है कि उनके खेतों में हरियाली जरूर लौटेगी और उनकी जिंदगी फिर से संवर जाएगी। देखिए जी, आखिरकार हमारा कुआं बन ही गया। कितनी मेहनत की आपने। आज सच में दिल खुश हो गया। अब हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपने ही खेत में पानी होगा, हमारी फसल भी बच जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। हाँ गायत्री, ये सब तुम्हारी समझदारी की वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे हिम्मत ना देती तो शायद मैं कभी ये कदम नहीं उठा पाता। आज इस कुएं को देखकर लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। अब हमारी फसल जरूर लहलहाएगी और हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। बस अब भगवान से यही दुआ है कि ये कुआं हमेशा भरा रहे और हमारे खेतों में हमेशा हरियाली बनी रहे। हाँ, अब चलो घर चलते हैं। कल से नई शुरुआत करेंगे, अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाएंगे। रामलाल और गायत्री खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब उन्हें पानी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। दिन भर की मेहनत के बाद वे चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर उत्साह के साथ अपने खेत की ओर निकलते हैं। मन में नए सपने और उम्मीदें लिए जब वे खेत पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। जहां कल तक पानी से भरा हुआ कुआं था, वहां अब सिर्फ सूखी मिट्टी पड़ी थी। कुएं का नामो निशान तक नहीं था। यह सब देखकर रामलाल और गायत्री के होश उड़ जाते हैं। उनकी खुशी पल भर में डर और चिंता में बदल जाती है। दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर रातों रात ऐसा कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? कल तक तो यहाँ हमारा कुआं था, पानी से भरा हुआ। ये सब अचानक गायब कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे थे? नहीं गायत्री, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि रातों रात ऐसा कैसे हो गया। इतना बड़ा कुआं, वो भी पूरी तरह गायब। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से तो हमने ये कुआं खुदवाया था। सब कुछ खत्म हो गया, फिर से वही परेशानी। हिम्मत रखो गायत्री, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर
ये हुआ कैसे? तभी हम इसका कोई हल निकाल पाएंगे। रामलाल और गायत्री दोनों हताश होकर खेत में ही जमीन पर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहते हैं, मानो समझ ही नहीं पा रहे हों कि आखिर यह सब हुआ कैसे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है और वे गहरी सोच में डूबे रहते हैं। तभी अचानक गायत्री रामलाल की ओर देखते हुए धीमे और कांपते स्वर में कहती है, सुनिए, ये ऐसे ही नहीं हो सकता। कहीं हमारा कुआं चोरी तो नहीं हो गया? आप राजा के पास जाकर शिकायत कीजिए। कुआं चोरी? ये कैसी बात कर रही हो? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। फिर भी आप एक बार जाकर बात कीजिए, शायद कोई हल मिल जाए। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं राजा के पास जाता हूँ। गायत्री के बार बार जिद करने पर रामलाल अंततः महाराज की राजसभा में पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर उनसे अपनी परेशानी बताते हुए मदद की गुहार लगाता है। महाराज प्रणाम। मैं आपके पास अपनी एक बड़ी परेशानी लेकर आया हूँ। मैंने अपने खेत में बड़ी मेहनत से कुआं खुदवाया था, लेकिन रातों रात मेरा कुआं गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे चुरा लिया हो। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या कहा तुमने? कुआं चोरी हो गया? ये कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम? भला कोई कुआं भी चुरा सकता है? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। सेनापति, क्या ऐसा संभव है कि कोई कुआं चोरी हो जाए? महाराज, यह असंभव है। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कुआं कैसे चुरा सकता है? मुझे लगता है यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं। मैंने खुद अपने खेत में कुआं खुदवाया था। गांव के मुखिया से कर्ज लेकर मैंने यह काम करवाया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मुखिया से पूछ सकते हैं। सेनापति, तुरंत गांव के मुखिया को दरबार में पेश किया जाए। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। जी महाराज, जैसा आदेश। मैं अभी मुखिया को लेकर आता हूं। रामलाल की बात सुनते ही महाराज गंभीर हो जाते हैं। वे तुरंत सेनापति को आदेश देते हैं और मुखिया को बिना देर किए राजसभा में बुलवाया जाता है। महाराज, रामलाल सच कह रहा है। ये मेरे पास आया था और कुआं खुदवाने के लिए मुझसे कर्ज लिया था। मैंने ही इसे पैसे दिए थे ताकि ये अपने खेत में कुआं खुदवा सके। महाराज, मैं फिर से विनती करता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपनी मेहनत और उधार लिए हुए पैसों से कुआं खुदवाया था, लेकिन रातों रात वह गायब हो गया। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। अब बात गंभीर लग रही है। सेनापति, तुम तुरंत रामलाल के खेत में जाओ और इस पूरे मामले की अच्छी तरह जांच करो। हमें सच्चाई का पता लगना चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जी महाराज, मैं अभी जाकर पूरी जांच करता हूं और सच्चाई का पता लगाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सेनापति रामलाल के साथ उसके खेत पर पहुंचते हैं और पूरे खेत का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। वे हर कोने को ध्यान से देखते हैं, मानो किसी रहस्य का सुराग खोज रहे हों। चारों ओर गहरी नजर दौड़ाने के बाद भी उन्हें कुछ साफ समझ नहीं आता। कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद सेनापति गंभीर चेहरे के साथ वापस महल की ओर लौट जाते हैं ताकि महाराज को पूरी स्थिति की जानकारी दे सकें। महाराज, मैंने रामलाल के खेत का अच्छी तरह निरीक्षण किया। हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। न तो कुएं के होने का कोई पक्का निशान है और न ही किसी तरह की खुदाई के सबूत दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है जैसे वहां कभी कुआं था ही नहीं। अगर वहां कोई निशान ही नहीं मिला तो इसका मतलब साफ है कि ये सब एक भ्रम या गलत फहमी है। हमें बिना सबूत के ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस मामले को यहीं समाप्त समझा जाए। भीषण गर्मी का कहर पूरे इलाके में छाया हुआ था। धरती तपकर जैसे आग बन चुकी थी। हवा भी गर्म और झुलसा देने वाली चल रही थी। ऐसे में शाम धीरे धीरे ढलती है, लेकिन गर्मी की तपिश अब भी कम नहीं होती।
रामलाल और गायत्री निराश होकर अपने खेत में ही चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके चेहरे पर थकान, चिंता और बेबसी साफ झलक रही होती है। तभी अचानक कुछ अजीब होता है। उनके सामने ही वही कुआं एक बार फिर प्रकट हो जाता है और देखते ही देखते उस कुएं से ठंडा पानी बाहर निकलकर बहने लगता है, मानो जलती हुई धरती को राहत देने आ गया हो। यह अद्भुत दृश्य देखकर रामलाल और गायत्री दोनों सन्न रह जाते हैं। जहां एक तरफ भीषण गर्मी ने सब कुछ सूखा दिया था, वहीं अचानक इस रहस्यमयी कुएं का प्रकट होना उन्हें हैरान और हैरत में डाल देता है। ये कैसे हो गया? हमारा कुआं वापस आ गया। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कल तक यहाँ कुछ भी नहीं था और अब अचानक फिर से वही कुआं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सच में ये बहुत अजीब है, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं है। जब कुआं वापस आ ही गया है तो चलो जल्दी से खेतों में पानी डाल देते हैं। दोनों घबराए और उत्साहित होकर तेजी से कुएं के पास भागते हैं। रामलाल तुरंत एक मटका उठाता है, उसे रस्सी से मजबूती से बांधता है और कुएं के अंदर डाल देता है। गायत्री उम्मीद भरी नजरों से कुएं की ओर देखती रहती है। कुछ ही पलों बाद रामलाल रस्सी को खींचकर मटके को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही मटका ऊपर आता है, दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। मटके में एक बूंद भी पानी नहीं होता। यह देखकर दोनों और भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। जो कुआं बाहर से पानी उफनता हुआ दिख रहा था, उसके अंदर से एक बूंद पानी तक नहीं निकल पा रहा था। यह रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। ये क्या हो रहा है? बाहर से तो कुआं पानी से भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर से एक बूंद भी नहीं निकल रही। ये कैसे मुमकिन है? ये जरूर कोई रहस्य है। कुछ तो गड़बड़ है। अब गायत्री खुद आगे बढ़ती है। वह कुएं के पास जाती है, मटके को फिर से रस्सी से बांधकर अंदर डालती है और पूरी उम्मीद के साथ पानी निकालने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद झलक रही होती है, लेकिन जब वह मटका ऊपर खींचती है तो इस बार भी वही नतीजा सामने आता है। मटका पूरी तरह खाली होता है। यह देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता और डर और भी गहरा हो जाता है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इस कुएं में जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये सब सामान्य नहीं है। चलो अभी के लिए घर चलते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी उदास मन से अपने घर लौट आते हैं। पूरी रात वे इसी अजीब घटना के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह वे जल्दी उठकर फिर अपने खेत की ओर जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद सब पहले जैसा हो गया हो। लेकिन खेत में पहुंचते ही उनका दिल बैठ जाता है। वहां कुआं फिर से गायब होता है। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराई हुई गायत्री कांपती आवाज में कहती है, ये फिर से गायब हो गया। ये सब क्या हो रहा है? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। सुनिए, गांव के बाहर जो बूढ़ी औरत रहती है ना, वही हमारी मदद कर सकती है। उसके पास जरूर इसका जवाब होगा। आप चलिए मेरे साथ। मुझे नहीं लगता वहां जाना ठीक होगा। लोग कहते हैं वो औरत बहुत रहस्यमयी है। फिर भी हमें एक बार उसके पास जाना चाहिए। शायद वही हमारी मदद कर सके। ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो चलो उसी के पास चलते हैं। उनके गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। लोग कहते थे कि उसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का पूरा ज्ञान था। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां गांव में फैली हुई थीं, जिससे लोग उससे थोड़ा डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। गायत्री के बार बार जिद करने पर आखिरकार रामलाल मान जाता है। दोनों गांव के किनारे स्थित उसी बूढ़ी औरत की कुटिया की ओर बढ़ते हैं, मन में डर और उम्मीद दोनों लिए हुए। अम्मा, प्रणाम। मैं आपके पास अपनी एक बड़ी समस्या लेकर आया हूँ। हमारे खेत में हमने बड़ी मेहनत से कुआं खुदवाया था,
लेकिन वो बार बार अचानक गायब हो जाता है और फिर अपने आप प्रकट हो जाता है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कृपया हमारी मदद कीजिए अम्मा। हम बहुत परेशान हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह की समस्या है। आप ही हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारी ये परेशानी दूर हो सके और हमें सच्चाई का पता चल सके। मैंने तुम्हारी सारी बातें ध्यान से सुन ली है और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे साथ ये अजीब घटनाएं हो रही हैं। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की बात बताती हूँ। उस जन्म में तुम इसी गांव के एक बहुत अमीर सेठ थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत घमंड भी था। एक समय ऐसा आया जब पूरे गांव में भयानक अकाल पड़ा। नदियां और तालाब सब सूख गए। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे, लेकिन तुम्हारे घर का कुआं हमेशा पानी से भरा रहता था। वो कभी नहीं सूखता था। सेठ जी, दया कीजिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ। घर में एक बूंद पानी नहीं है। ये 2 घड़े लाई हूँ। थोड़ा सा पानी दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे पानी दे दीजिए। अरे बुढ़िया, यहाँ से चली जा। मेरे कुएं का पानी सबको बांटने के लिए नहीं है। अगर मैं हर किसी को पानी देने लगूं तो मेरे लिए क्या बचेगा। जाओ यहाँ से, मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ। सेठ जी, इतना कठोर मत बनिए। मैं बहुत प्यास से तड़प रही हूँ। बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए। मैं आपके चरणों में गिरती हूँ, भगवान के लिए मना मत कीजिए। मैंने कहा ना, यहाँ से निकल जाओ। बार बार वही बात मत दोहराओ। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। सेठ जी, दया कीजिए, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से, नहीं तो नौकरों से कहलवाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। जमुना काकी वहां से निराश होकर लौट पड़ती है। उसके कदम भारी हो चुके होते हैं और चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही होती है। रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात सरिता से होती है, जो उसे ध्यान से देखती है। सरिता की नजर जैसे ही उसके हाथ में पकड़े खाली मटके पर पड़ती है, वह हैरानी से पूछ बैठती है। अरे काकी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? और ये मटके भी खाली हैं? क्या उस लालची सेठ ने आपको थोड़ा सा भी पानी नहीं दिया? क्या बताऊं बेटी, मैंने उससे बहुत विनती की, हाथ जोड़े, पैर पड़े, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। उसने मुझे वहां से भगा दिया। सच कहती हूँ, ऐसा कठोर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अब इस गांव में रहना भी मुश्किल हो गया है। ये आदमी कितना निर्दयी है, ऐसे वक्त में भी लोगों की मदद नहीं करता। हाँ काकी, आप ठीक कह रही हैं। जब ऐसे लोग मदद नहीं करेंगे तो यहाँ जीना ही बेकार है। मुझे लगता है हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। कहीं और जाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। सही कह रही हो बेटी, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। चलो, हम दोनों ये गांव छोड़ देते हैं। शायद कहीं और हमें थोड़ा सहारा मिल जाए। इसी तरह कुछ दिनों बाद गांव के और लोग भी उस लालची सेठ के पास पानी मांगने आते हैं, लेकिन सेठ किसी को भी पानी देने से साफ मना कर देता है। उसकी कठोरता और लालच देखकर सभी गांव वाले बेहद निराश हो जाते हैं। आखिरकार मजबूर होकर वे गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। हर व्यक्ति अपने हाथ में एक एक मटका लिए अनजान राहों पर चल रहा होता है। सबके चेहरों पर थकान और बेबसी साफ दिखाई देती है। तभी रास्ते में उन्हें दूसरे गांव का एक आदमी मिलता है, जो उन्हें गौर से देखता है। अरे, आप सब लोग ऐसे एक साथ कहां जा रहे हैं? सबके हाथ में मटके हैं और चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? बेटा, क्या आप बताएं, हमारे गांव में भयानक सूखा पड़ा है। पानी की एक बूंद भी नहीं बची। हम सब उस सेठ के पास गए थे जिसके कुएं में हमेशा पानी रहता है, लेकिन उसने किसी को एक बूंद पानी भी नहीं दिया। उसकी लालच और कठोरता ने हमें मजबूर कर दिया कि हम गांव छोड़ दें। अब हम सब पानी की तलाश में भटक रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सब मेरे साथ चलिए। हमारे गांव में एक नदी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। वहां आप सब आराम से पानी पी सकते हैं, और अगर आप चाहें
तो मेरे गांव में ही रह सकते हैं। मेरा बड़ा खेत है, मैं आप सबको काम पर लगा दूंगा ताकि आप सबका गुजारा अच्छे से हो सके। सभी गांव वाले धनराज के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक उन्हें एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है। नदी को देखते ही सबकी आंखों में चमक आ जाती है और वे दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। कई दिनों की प्यास से व्याकुल लोग जैसे ही पानी पीते हैं, उनकी जान में जान आ जाती है और वे तृप्त होकर राहत की सांस लेते हैं। सभी गांव वाले कृतज्ञता से धनराज का धन्यवाद करते हैं। बेटा धनराज, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। कई दिनों से प्यासे थे हम, आज जी भरकर पानी पिया है। तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धनराज जी, आपने हमारी जान बचा ली। अगर आप हमें यहाँ नहीं लाते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें नई उम्मीद दी है। आप लोग धन्यवाद मत कहिए। इंसान होने के नाते एक दूसरे की मदद करना कि हमारा कर्तव्य है। अब आप सब चिंता छोड़ दीजिए। यहां आप सब सुरक्षित हैं और आराम से अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। धनराज अपने गांव का एक अमीर लेकिन उतना ही नेक और सज्जन व्यक्ति था। वह उन सभी गांव वालों को अपने साथ अपने गांव ले जाता है और हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार कोई न कोई काम दे देता है ताकि वे सम्मान के साथ अपना गुजारा कर सकें और नई शुरुआत कर सकें। अम्मा, अब हमें अपनी गलती समझ में आ गई है। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ था, लेकिन अब हम क्या करें? इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलें? कृपया हमें कोई रास्ता बताइए। अम्मा, हमसे जो भी गलती हुई है हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम वैसा कभी नहीं करेंगे। बस आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारी ये परेशानी दूर हो सके। तुम दोनों ध्यान से सुनो। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हें उन प्यासे गांव वालों का श्राप लगा है जिनकी तुमने पिछले जन्म में मदद नहीं की थी। उसी श्राप के कारण तुम्हारा कुआं तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारे किसी काम का नहीं बन पाता। यही वजह है कि कभी वह दिखाई देता है और कभी गायब हो जाता है। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन इसका एक उपाय भी है। तुम्हारे राज्य के जो राजा हैं, जो न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, अगर उनके हाथों से उस कुएं का पानी निकाला जाएगा तो तुम्हारे पाप धुल सकते हैं और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। गायत्री और रामलाल बूढ़ी औरत की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद सीधे राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। उनके मन में अब इस रहस्य को सुलझाने की उम्मीद जाग चुकी होती है। राजमहल पहुंचकर रामलाल महाराज के सामने हाथ जोड़कर पूरी घटना विस्तार से सुनाता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है। महाराज प्रणाम। मैं एक बार फिर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने एक बूढ़ी अम्मा से अपनी समस्या के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है और इसका एक ही उपाय है। अगर आपके हाथों से हमारे कुएं का पानी निकाला जाएगा तो यह श्राप खत्म हो सकता है। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमारी मदद कीजिए। महाराज, मुझे यह सब एक कहानी जैसा लग रहा है। बिना किसी पक्के सबूत के इस तरह की बातों पर विश्वास करना उचित नहीं है। यह संभव नहीं लगता कि किसी के हाथ से पानी निकालने से कोई श्राप खत्म हो जाए। सेनापति, कभी कभी ऐसी बातें भी सच होती हैं जो समझ से परे होती हैं। अगर इससे किसी की मदद हो सकती है तो हमें एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। रामलाल, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। चलो अभी तुम्हारे खेत चलते हैं। थोड़ी ही देर में राजा, सेनापति, रामलाल और अन्य लोग रामलाल के खेत में पहुंच जाते हैं। सेनापति उस बूढ़ी औरत को भी साथ लेकर आता है। जैसे ही राजा खेत में कदम रखते हैं, सभी के सामने वह रहस्यमयी कुआं एक बार फिर प्रकट हो जाता है। यह दृश्य देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजकुमार आगे बढ़कर कुएं के पास पहुंचता है, उसे ध्यान से देखता है और फिर मटके को रस्सी से बांधकर कुएं में डालता है। जब वह मटके को बाहर खींचता है तो इस बार वह पानी से लबालब भरा हुआ होता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अम्मा, देखिए, सच में चमत्कार हो गया।
मेरा कुआं वापस आ गया और इस बार इसमें सच में पानी भी है। अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं है बेटा, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप धुलने का परिणाम है। जब इंसान अपने किए हुए कर्मों का फल भोग लेता है और अपनी गलती को समझकर सही रास्ते पर चलने का फैसला करता है, तभी उसे मुक्ति मिलती है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अब जब भी किसी को पानी की जरूरत हो, उसकी मदद जरूर करना। किसी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ मत लौटाना और अपने मन में कभी घमंड मत आने देना। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका अच्छा व्यवहार और दया होती है। अगर तुमने इसे याद रखा तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा सुखी और शांत रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले मजदूर शिवा की। शिवा बहुत मेहनती और साफ दिल का इंसान था। वो दिन रात मेहनत करके अपनी बहन और अपनी माँ का ध्यान रखता था। एक दिन वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर बातें कर रहा था। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों में रमा की शादी हो जाएगी। वो अपने घर चली जाएगी और अपने पति के साथ खुशी से जीवन बिताएगी। हाँ बेटा, जब से रमा का रिश्ता तय हुआ है, वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है। भगवान ने हम गरीब के घर में खुशियाँ दी हैं, हमें उनका शुक्रगुजार होगा। दोनों बातें कर रहे थे, तभी गांव का सबसे लालची व्यक्ति भीमराव वहां आता है। शिवा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अरे भीमराव जी, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ। शिवा, तुझे तो पता है कुछ दिनों में मेरे बेटे और तेरी बहन की शादी होने वाली है। बस उसी के सिलसिले में मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए समधी जी, हिचकिचाइए मत। मुझे शिवा से अकेले में कुछ बातें करनी है। इसके बाद शिवा भीमराव के साथ अपने घर के बाहर निकल जाता है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी हैसियत तुमसे कई ज्यादा है, फिर भी मैं तरस खाकर तुम्हारे इस गरीब घर में अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ। पर मुझे दहेज भर भर कर चाहिए। हमारी दहेज की मांग पूरी करोगे तभी इस घर से डोली उठेगी। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं दहेज के इंतजाम में ही लगा हूँ। भीमराव शिवा की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। वो जानता था कि शिवा अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने ज्यादा दहेज की मांग कर डाली। वे लोग बातें कर ही रहे थे, तभी रमा गुस्से में बाहर आती है। नहीं भैया, आप इनकी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। रमा, तू बीच में मत बोल, ये हम बड़ों की बातें हैं। भैया, मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए जिसकी कीमत आपके आंसू हो। जुबान तो देखो कितनी तेज है। सुन लड़की, तेरे ये तेवर तुझे ले डूबेंगे। गरीबी में इतने तेवर दिखाना सही नहीं है। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, आप अब जा सकते हैं, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। रमा भीमराव को मुंह तोड़ जवाब देती है। भीमराव गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में रात होती है और शिवा उदास होकर अपने आंगन में लगे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। भैया, यूं उदास क्यों बैठे हैं? चलिए खाना खा लीजिए। तू बात मत कर मुझसे। भैया, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी तुझे बीच में बोलने की? इतनी मुश्किलों से तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया था, तूने अपनी जिद से उन्हें भी भगा दिया। वो रिश्ता करने नहीं, लालच के भाव से आए थे। आपको दिखा नहीं, उन्हें बहू नहीं दहेज चाहिए था। तो इसमें गलत ही क्या है? ये तो समाज का रीति रिवाज है। लड़की वाले को दहेज देना ही पड़ता है, बिना दहेज के कोई शादी नहीं होती। यही रिवाज तो गलत है समाज की।
समाज के कुछ लालची लोग हैं जो अब भी दहेज जैसी कुप्रथा को चला रहे हैं। दहेज के कारण न जाने कितनी महिलाएं अपने ससुराल में मारी जाती है। आज आप उनकी दहेज की मांग पूरी कर देते तो कल को वो और ज्यादा मांग करते। ये ऐसा लालच है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मैं समझता हूँ रमा, पर हम गरीब हैं। हमारे यहाँ लोग रिश्ता तभी जोड़ेंगे जब हम उनकी मनचाही इच्छा पूरी करेंगे। तू ही बता, बिना दहेज के तुझसे कौन शादी करेगा? भैया, मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर उसने मेरी किस्मत में आजीवन कन्वारी रहना लिखा है तो मुझे ये मंजूर है, पर मैं किसी भी कुप्रथा को बढ़ावा नहीं दूंगी और न ही आपको ऐसा कुछ करने दूंगी। देखते ही देखते तू कितनी समझदार हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू वही रमा है जो बचपन में अपनी मनचाही चीज के लिए पूरा घर सर पे उठा लेती थी। भैया, अब ये सारी बातें छोड़ो और घर के भीतर चलो। बहुत भूख लगी है। आपके वजह से मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। रमा की बातों से शिवा की हिम्मत फिर से जुटती है। उसके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई उमंग का आगमन होता है। वे दोनों भाई बहन घर के भीतर चले जाते हैं। और सब लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही शिवा गांव के धनी चौधरी के ठेके पे मजदूरी के लिए जाता है। आ गया। सुन, आज मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, इसलिए काम में कोई काम चोरी मत करना। आज ही सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। जी मालिक, आज सारा काम खत्म कर दूंगा। आज मुझे मजदूरी भी चाहिए, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। कोई काम चोरी नहीं होगी। पहले काम तो कर, फिर मजदूरी की बात करना। मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रहा हूँ। इतना बोलकर चौधरी वहां से चला जाता है। शिवा ने पूरे महीने की मजदूरी उसके पास जमा रखी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे काम आ सके। मजदूरी मिलने की उम्मीद में शिवा पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगता है। शाम होती है। वो कुछ मजदूरों के साथ चौधरी के घर पैसे लेने जाता है। मालिक, हमने आज का सारा काम खत्म कर दिया। हम सब यहाँ अपनी मजदूरी लेने आए हैं। कौन सी मजदूरी? कैसी मजदूरी? तुम गरीबों की यही बुरी आदत है। थोड़ा सा काम करते नहीं कि आ जाते हो मजदूरी का दावा करने। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब पूरे महीने की मजदूरी आपके पास जमा कर रहे थे। हमने अपना खून पसीना बहाकर एक एक पैसा जुटाया है। हमारे साथ यह अन्याय मत कीजिए। त्योहार आने वाले हैं। बिना पैसों के हम त्योहार कैसे मनाएंगे? अभी मेरे हाथ तंग है, मैं मजदूरी नहीं दे सकता। होली आ रही है, मेरे भी काफी खर्चे हैं। होली के बाद आना मजदूरी लेने। अगर त्योहार के बाद ही पैसे मिलेंगे तो क्या फायदा होगा हमारे पैसे जमा करने का? अच्छा, तो अब गरीबों के मुंह में भी जुबान आ गई। तू ही इन सब को भड़काकर यहाँ लाया है ना। सुन ले शिवा, मेरे से उलझा तो अच्छा नहीं होगा। पर मालिक, आप गलत कर रहे हैं। ऐसे गरीबों का हक मारकर आपका कभी फायदा नहीं होगा। तू कौन होता है मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने वाला? मेरे सामने खड़े होने की तेरी हैसियत नहीं है। चुपचाप सबको लेकर यहाँ से चला जा। नहीं, हम सब अपना हक लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। शिवा अपने मजदूर भाइयों के हक के लिए चौधरी के सामने डट खड़ा हुआ। चौधरी के पास पैसों की जरा भी कमी ना थी, फिर भी ज्यादा पानी की लालच ने उसे इंसान से हैवान बना दिया। वो गरीबों से मजदूरी कर लेता था पर उन्हें पैसे नहीं देता था। उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। पर शिवा को अपने सामने आवाज उठाता देख वो घबरा गया। तभी उसकी बेटी नीलम कमरे से बाहर आई। पिताजी, आप इन मजदूरों के आगे बिल्कुल भी मत झुकना। ये होते ही लालची है, जरा से पैसों में अपना रंग दिखाने लगते हैं। अब तो इन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा और न ही किसी को काम मिलेगा। मैं भी देखती हूँ ये हमसे पैसे कैसे निकलवाते हैं। मालिक की बेटी तो उनसे भी ज्यादा क्रूर और निर्दय है। मित्र, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने सुना है
मालिक का एक बेटा भी है जो विलायत में पढ़ता है। वो तो इन दोनों से भी ज्यादा गुस्सैल और बेरहम है। खबरदार किसी ने मेरे भैया के बारे में एक शब्द भी कहा तो तुम सब अपने गरीब कदम लेकर हमारे घर से बाहर निकलो। तुम्हारे ये गरीब पाँव मेरे इस आलीशान घर को गंदा कर रही है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है मेम साहब। हम सब इंसान हैं, बस किस्मत की मार सबको अमीर गरीब बनाती है। हमें किसी भी हाल में अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी। अब तुम लोग बदकिस्मत हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे तो तुम गरीबों से घिन आती है। इसके बाद शिवा और बाकी मजदूर मुंह लटकाए वहां से निकल जाते हैं। नीलम बिल्कुल अपने पिता के जैसी थी। उसके अंदर अमीरी का घमंड भरा हुआ था। उसने सभी मजदूर की बहुत बेइज्जती की और उन्हें खाली हाथ ही घर भेज दिया। शिवा घर आकर अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगा। माँ, हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहा है? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? माँ, मैंने उस चौधरी के पास पैसे जमा किए थे। सोचा था होली आने पर उसे अपने पूरे महीने की मजदूरी ले लूंगा, तुम्हें और रमा को नए कपड़े दिलाऊंगा, पर उस दुष्ट ने धोखे से सारे पैसे अपने पास ही रख लिए। बेटा रो मत, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही लालच करते हैं। माँ, उस चौधरी की बेटी तो उससे भी ज्यादा घमंडी है। उसने हम सब मजदूरों को काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा? हम कैसे त्योहार मनाएंगे? तू फिक्र मत कर बेटा, हिम्मत रख, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और रही बात नए कपड़ों की, तो अभी हमें नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं। मैं जानता हूँ तू ये सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है। पिछली बार भी तंगी के कारण मैंने तुम दोनों को नए कपड़े नहीं दिलाए थे। इस बार भी भगवान हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। अब निराश होना बंद कर। उदास होने से समस्या हल नहीं होती। शांत हो जा और कोई दूसरा काम ढूंढ। कोई ना कोई नया काम जरूर मिलेगा। हाँ माँ, तू ठीक बोल रही है। ये वक्त हार मानने का नहीं है। मैं कल से ही दूसरा काम ढूंढने में लग जाऊंगा। शिवा ने हार मान ही ली थी, पर उसकी माँ ने उसे संभल लिया। सच कहते हैं लोग, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को वापस उठना सिखाती है। शिवा ने रोना बंद किया और अगले ही दिन से उसने काम ढूंढना शुरू किया। वो गांव के हर व्यापारी के पास मजदूरी का काम मांगने जाने लगा, पर उसे मिली तो बस नाकामी ही। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन वो निराश होकर जंगल में टहलने निकल गया। तभी उसे एक चीख सुनाई दी, बचाओ 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 बचाओ। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई खतरे में है। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। शिवा आवाज का पीछा करते करते झाड़ियों के पीछे पहुंचता है। वहां वो नीलम को घायल हालत में देखता है। मुझे बचाओ, मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। शिवा फौरन उसकी मदद करने लगता है। उसके पैर में पट्टी बांधकर उसे बचा लेता है। शिवा की दयालुता देखकर नीलम जोर जोर से रोने लगती है। धन्यवाद शिवा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी थी? मैं यहाँ फूल तोड़ने आई थी, तभी एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गई। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। तुम्हारी जगह यहाँ कोई भी होता तो मैं इंसानियत के नाते उसे जरूर बचाता। जाओ, अब तुम घर जाकर आराम करो। शिवा नीलम की जान बचाकर भी उसके ऊपर एहसान नहीं जताता है। शिवा की इसी अच्छाई ने नीलम का दिल जीत लिया था। शिवा, मुझे माफ कर देना। उस दिन मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह से बात की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मेरे ऐसे बर्ताव के बाद भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें अपनी गलती पे पछतावा है, ये अच्छी बात है। मेरी एक विनती है तुमसे, मेरे सारे मजदूर भाइयों को वापस से काम में रख लो। गांव में काम जल्दी नहीं मिल रहा है, ऐसे में सभी लाचार हो चुके हैं। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी और साथ ही अपने प्रेम का इजहार भी करूंगी। हाँ शिवा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम्हारी अच्छाई और नेक दिली ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे आगे मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम ये मजाक कर रही हो तो अभी ही इस मजाक को बंद कर दो। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। यह कोई मजाक नहीं, हकीकत है। आज तुमने मेरे अंदर के सारे घमंड को तोड़ दिया है। तुम्हारे वजह से मैं सही मायनों में आज इंसान बनी हूँ। यह तो मैं तुमसे शादी करूंगी या आजीवन कन्वारी रहूंगी। नहीं, मैं ये प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। नीलम ने अपने प्रेम का इजहार किया, जिससे शिवा के मन में बेचैनी सी हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। उसके और नीलम के बीच जमीन आसमान जितनी दूरी थी, उन दोनों का कोई मेल नहीं था। इसीलिए शिवा उसे मना करके वहां से जाने लगता है। देखो नीलम, यह सब बस सुनने में अच्छा लगता है। असल में ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। अब तुम इसे मेरा जुनून समझे या पागलपन, पर मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी जब तक तुम मेरे प्यार को समझ नहीं जाते हो। इतना बोलकर नीलम वहां से चली जाती है। दो दिन बीते, नीलम फिक्र के मारे खाना भी नहीं खा रही थी, जिस कारण उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी और आखिरकार उसके पिता ने उसे उदासी की वजह पूछ ही डाली। बेटी नीलम, क्या बात है? आजकल तुम समय पे खाना नहीं खाती हो, उदास अपने कमरे में बैठी रहती हो। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ कहो, क्या बात है? पिताजी, असल में मुझे इस गांव में किसी से प्रेम हो गया है, पर वो मेरे प्रेम को नहीं स्वीकार रहा है। उसे समाज का डर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी को कोई पसंद आ गया। जरा मैं भी तो सुनूं, कौन है वो भाग्यशाली जिसे मेरी बेटी ने चुना है? मैं खुद उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। वो और कोई नहीं बल्कि शिवा है। वही शिव जो आपके यहाँ मजदूरी किया करता था। पिताजी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं उससे सच में प्रेम करने लगी हूँ। बस इतनी सी बात, तुम फिक्र क्यों करती हो बेटी? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सच पिताजी, मुझे पता था आप मुझे जरूर समझोगे। मुझे डर था कि आप शिवा को कभी नहीं स्वीकारेंगे, पर अब ये डर भी दूर हो गया। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। मैंने बचपन से तुम्हें हर वो चीज दी है जो तुम्हें चाहिए थी। इस बार भी मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी प्यारी बेटी। अब चलो खाना खा लो। नीलम खुश हो गई थी। उसे अपने पिता के असली इरादे का कुछ पता नहीं था। उसे यही लग रहा था कि उसके पिता ने शिवा को स्वीकार कर उसके रिश्ते को मंजूरी दे दी। नीलम सारी बातों से अनजान चैन और सुकून की सांस लेने लगी। अगली सुबह नीलम का भाई हेमंत घर लौटा। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? बेटा, तेरी बहन किसी गरीब के बहकावे में आ गई है। नीलम तो नादान है, जरूर उस शिवा ने ही उसके भोलेपन का फायदा उठाया होगा। तेरी बहन उस गरीब शिवा से शादी करने की जिद कर रही है। पिताजी, आप बस इशारा कीजिए, मैं उस शिवा को उसकी असली औकात दिखा दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत झोपड़ी में रहकर महल के सपने देख रहा है। हाँ बेटा, तुझे उस शिवा को सबक सिखाना, उसे मारकर उसका बुरा हाल कर दे, ताकि आगे कभी वो किसी से शादी करने के ख्याल से भी डर जाए। जी पिताजी, मैं आज ही अपनी पहचान बदलकर शिवा के पास जाऊंगा और मौका मिलते ही उसे मार दूंगा। और ध्यान रहे, नीलम को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। तू तो जनता है, वो कोई जिद पकड़ लेती है तो उसे समझाना नामुमकिन हो जाता है।
आप निश्चिंत रहे, बहना को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। हेमंत बहुत गुस्से में था। उसके सर पे शिवा को मारने का खून सवार था। वो उसी दिन गांव में अपनी पहचान छुपा कर जाता है और शिवा को देखते ही बेसहारा होने का ढोंग करने लगता है। भाई, यहाँ कहीं हम गरीबों के लिए कोई आश्रम है क्या? तुम कौन हो भाई? गांव में नए दिख रहे हो। हाँ, मैं आज ही गांव में आया हूँ। इससे पहले मैं पास के गांव में रहता था। वहां मेरा काम नहीं चला, जिस वजह से मुझे अपना घर बेचना पड़ा। अब मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूं। नहीं भाई, इस दुनिया में कोई बेसहारा नहीं है। भगवान सबका ध्यान रखना है, वहीं सबको देने वाला सबको पालने वाला है। चलो तुम मेरे घर पे रहो, जब तुम्हें किराए पर कोई घर मिल जाए तो चले जाना। तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद शिवा हेमंत को गरीब समझकर अपने घर लेकर चला जाता है। वो आने वाले खतरे से अनजान अपने ही जान के दुश्मन को पनाह दे रहा था। हेमंत शिवा के घर में रहने लगा। वो मौके के तलाश में था कि कब वो शिवा को मारे, पर उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका। धीरे धीरे गांव में रहकर उसे गांव वालों की परेशानियां समझ आई। उसने शिवा के अंदर के सच्चाई को पहचाना, जिस कारण उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसके अंदर की बुराइयां खत्म हुई और उसने शिवा को सच बताने का फैसला किया। शिवा, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, चलो मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। हेमंत उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। भाई, ये तो चौधरी साहब का घर है। शिवा, मैं नीलम का बड़ा भाई हूँ। हेमंत ने नीलम को सच बताया। सारी सच्चाई शिवा के सामने आई। तभी नीलम ने भी सारी बातें सुन ली और अपने पिता के ऊपर गुस्सा होने लगी। पिताजी, ये आपने गलत किया। आपने मुझे गुमराह किया, मेरे प्रेम को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी, शिवा जैसा नेक इंसान इस कलयुग में बहुत कम मिलते हैं। आपने हमें बस गलत राह पे चलना सिखाया, अमीर गरीब में फर्क करना सिखाया। पर शिवा और गांव वालों के कारण हम दोनों भाई बहन की आंखें खुल गई, हमारे अंदर की इंसानियत जग गई है। अब मैं भी इस घमंड की ईंटों से बने घर में नहीं रहूंगा। नीलम और हेमंत ने अपने पिता से मुंह मोड़ा। चौधरी की आंखें खुली और उसे उसकी गलतियों का पछताया हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। अमीरी ने मुझे अंधा बना दिया था। शिवा, मैंने तुम्हारे और बाकी मजदूरों के साथ गलत किया। मैं आज अपनी सारी गलती सुधार दूंगा। मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उससे शादी कर लो। और मैं अपने बेटे हेमंत के लिए तुम्हारी बहन रमा का हाथ मांगता हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए। रमा जैसी गुणवान लड़की इस घर में आएगी तो मेरा ये घर चमक उठेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ मुझे दुनिया भर की सारी खुशियां मिल गई हैं। मैं भी नीलम को बहुत पसंद करता हूँ। नीलम, मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सब ठीक हुआ। आखिरकार गरीब के भाग्य चमका। नीलम और शिवा की शादी हुई। हेमंत ने भी रमा से शादी की और दोनों जोड़े एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। शिवा दिन रात मेहनत करके चौधरी से भी ज्यादा धनी हो गया और उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए।